कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी तक हम वेरिएबल को अपने पर्पस के लिए जानते हैं कि जब भी मुझे अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू का यूज करना होगा तो हम वैल्यू की जगह पर पहले एक वेरिएबल मानेंगे और उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि आप उसकी वैल्यू को बदल भी सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। किसी भी स्टेटमेंट पर आप उसकी वैल्यू बदल सकते हैं और जब आप वैल्यू को बदलते हैं तो वो इफेक्ट आगे के स्टेटमेंट्स के लिए होगा। अब तक जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए थे उसमें उसकी वैल्यू वो होगी जो अब तक पहले थी हमारी। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था। फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं किसी इंटरव्यू के अंदर जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे रन करते हैं और उस एप्लीकेशन को एट ए टाइम कई सारे यूजर एक्सेस करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। और उसकी कई वजह हो सकती हैं, उसमें से एक वजह यह होती है कि आपका मेमोरी आउट ऑफ एरर वाली प्रॉब्लम आने लगी, यानी कि आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए सर्वर पे जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी उतनी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उस पॉइंट पर आपको किसी भी कोड को रन करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। उस कोड का मेमोरी कितना अलोकेट किया गया है इसको भी आपको जानना पड़ता है। ठीक है। अक्सर आप जब रिजल्ट वगैरह अपना देखते हैं किसी एग्जाम का तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो साइट है वो हैंग हो जाती है या थोड़ा स्लो हो जाती है या काम करना बंद कर देती है। क्यों? एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है। तो सर्वर पे जो मेमोरी अवेलेबल है उतने में आपका कोड रन होता है तो सफिशिएंट नहीं रहता उस पर्टिकुलर टाइम पर जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उन सब के लिए। तो वहां पर आपको थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। डे टू डे प्रैक्टिस करने में, डे टू डे प्रोग्रामिंग में मेमोरी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है। तो अब अगर हम मान लीजिए कोई वेरिएबल का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल x = 10, तो इस स्टेटमेंट का जब एग्जीक्यूशन होगा तो रैम के अंदर, अब मैंने इस बात को पहले समझाना होगा आपको कि सर जब आप मेमोरी शब्द को बोलते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेमोरी का मतलब होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप मान लो, कंप्यूटर मान लो, है ना। इसमें जब मेमोरी शब्द बोलते हो तो आप हार्ड डिस्क की बात कर रहे हो, रैम की बात कर रहे हो, पेन ड्राइव की बात कर रहे हो, सीडी डीवीडी की बात, किसकी बात चल रही है ये? तो हमारे कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरीज होती हैं। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो दो तरह की मेमोरी मिलती है हमारे लिए, एक है प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में आपका जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स वगैरह या जो भी चीज आप रखोगे वो परमानेंट नहीं होती। वो मैक्सिमम तब तक है जब तक आपका क्या चल रहा है, पावर सप्लाई रैम को मिल रही है। ठीक है। जैसे ही सिस्टम को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, अगर प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा रखा था वो आपका डिलीट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यह है कि पावर सप्लाई अगर नहीं भी मिलेगी तो डेटा उसमें रखा रहेगा। अब वो सारी चीजें जो इस तरह से काम करती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। तो सर पेन ड्राइव, आपने कहा पेन ड्राइव अगर आप सिस्टम से कनेक्ट ना करें तो उसमें जो फाइल रखी है, जो मूवी रखी है वो तो रहती है उसमें। आपने कहा पेन ड्राइव एग्जाम्पल है किसका? सेकेंडरी मेमोरी का। तो सर ऐसे सीडी भी थी, सीडी डीवीडी, हमने कहा सीडी डीवीडी ये सब किसका एग्जाम्पल है? इसी का। फ्लॉपी ड्राइव वगैरह शायद आपका टाइम था ही नहीं, फ्लॉपी आपने किसी ने देखी तो क्या शायद सुनी भी नहीं होगी फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है। ठीक है। बहरहाल अगर और आगे बढ़ जाए तो सर हमारी हार्ड डिस्क, तो मैंने हार्ड डिस्क होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव भी तो यही है, मेरे कंप्यूटर में इतना सारा डेटा रखा हुआ है। अब उसके बाद अगर पावर सप्लाई चली जाए, सिस्टम शटडाउन मैं कर दूं तो फाइल मेरे कंप्यूटर पर रहती हैं अगर वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारा सेकेंडरी में आती
प्राइमरी मेमोरी में कोई भी फाइल, कोई भी डेटा तब तक रहता है जब तक आपकी पावर सप्लाई आ रही है। हो सकता है पावर सप्लाई आती रहे, उससे पहले ही वो डिलीट हो जाए। और उसमें हम सबसे पहले किसको लेकर चलते हैं? रैम के लिए। यानी कि हमारी रैम हो गई या कैशे मेमोरी जो होती है वो हो गई। ये जो तरह की मेमोरीज होती हैं ये हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेमोरी को आप मेमोरी प्रोनाउंस करो, मेमोरी प्रोनाउंस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं अपने कंप्यूटर में इनमें से दो चीजों को जानता हूँ, रैम को जानता हूँ और हार्ड डिस्क को जानता हूँ, बाकी चीजें जो होती हैं ठीक है वो होती होंगी, तो अब होता क्या है, इन दोनों को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब हमारे सिस्टम में एक होता है सीपीयू, जिसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना होता है। ठीक है, अब सीपीयू ये कह रहा है कि मुझे जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा रैम से चाहिए होता है। यानी कि सीपीयू रैम से बात करता है, या जो कैशे मेमोरी होती है उससे बात करता है। ठीक है, सीपीयू कभी भी इससे बात नहीं करता। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है इससे बात नहीं करता है। तो इससे बात कौन करता है? पर्सन, इंसान। जो एक इंसान होता है वो इसी से बात करता है। हम और आप लोग कंप्यूटर के यूजर हो गए, तो हम और आप लोग अपनी फाइलों को पेन ड्राइव में रख के आ सकते हैं, हार्ड डिस्क में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब ड्राइव जो आप बोलते हैं ना, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो रैम के अंदर कोई ड्राइव नहीं बनती, सी ड्राइव डी ड्राइव रैम का पार्ट नहीं होती। तो अब आप अपनी फाइलों को जब रखकर आते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में रखकर आते हैं। अब जब हम सिर्फ मेमोरी शब्द बोलते हैं, मैंने सिर्फ ये मिला, मैंने ये नहीं बोला इसके पहले प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो सर आप किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मेमोरी शब्द फिर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिर्फ मेमोरी कहते हैं। अगर किसी को ये वाला पार्ट रेफर करना है तो बोलेगा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी शब्द लिखना है, तभी वो समझ में आएगा कि अच्छा आप ये वाली मेमोरी की बात कर रहे हो। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए अभी आपने पाइथन का प्रोग्राम बनाया, और इस पाइथन के प्रोग्राम को आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है जी ड्राइव के अंदर, बैचेस फोल्डर के अंदर 1132 1 एक फोल्डर है, उसमें आपने p33.py नाम की फाइल में इसको सेव कर रखा है। अच्छा अब ये बताओ सेंस लगाकर कि ये जो फाइल रखी है ये मेरे कंप्यूटर में रैम में रखी है या मेरे हार्ड डिस्क में रखी है? ड्राइव का बनेगी हार्ड डिस्क में। अगर मैं अभी सिस्टम शट डाउन कर दूं तो ये फाइल जो मेरी अभी ओपन है p33.py, क्या ये डिलीट हो जाएगी? नहीं, रखी रहेगी। यानी कि पावर सप्लाई जाने के बाद भी डेटा रखा रहेगा। दैट मीन्स कि जो ड्राइव होती है सी डी जी ई ये सब कहाँ रखी है? आपकी हार्ड डिस्क में। अब थोड़ा स्लो मोशन में आता है, मैं रन पे जाता हूँ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो रन कौन कराएगा लास्ट में? सीपीयू। तो ये बताओ सीपीयू तो आप मना कर रहे हो, हार्ड डिस्क से डेटा उठाएगा नहीं, तो फिर रन कैसे हो गया? मेरा प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आ जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी फाइल को आप रन करते हैं तो उस फाइल की एक कॉपी क्रिएट होती है किसके अंदर? रैम के अंदर। तो जब भी कोई फाइल आप रन करेंगे, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे पाइथन का प्रोग्राम हो, है ना, तो उसकी एक कॉपी कहाँ बना दी जाती है? रैम मेमोरी के अंदर बना दी जाती है। और रैम मेमोरी के अंदर जब उसकी कॉपी बन जाती है तो सीपीयू को बता दिया जाता है कि सीपीयू रैम के अंदर ये डेटा आ गया है, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सीपीयू उस डेटा पर अपना एग्जीक्यूशन करेगा। मान लीजिए वो टास्क कंप्लीट हो गया जिस पर्पस के लिए वो फाइल को रैम में लाया गया था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रैम से उस फाइल को डिलीट कर दिया जाएगा। रैम के अंदर डेटा मैक्सिमम तब तक है जब तक पावर सप्लाई आ रही है, और उससे पहले डिलीट हो सकता है अगर उस डेटा का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है। क्योंकि मेरे पास रैम 4 GB तो ही है, 8 GB रैम है, और मुझे पूरी हार्ड डिस्क की फाइलों को अगर रन कराना पड़ गया तो कहां से लाऊंगा इतना स्पेस? मेरे पास तो 4 GB स्पेस ही है, 8 GB स्पेस ही है। तो रैम में किसी फाइल को रोकते नहीं है, काम हो गया जाओ, काम हो गया डिलीट करो, जैसे ही काम पूरा हो जाता है फाइलों को डिलीट कर दिया रैम के अंदर। और मान लीजिए आप अपनी किसी फाइल को रैम में रखकर रन कर रहे थे,
अचानक से पावर सप्लाई चली जाए फिर क्या होगा? तो फिर रैम से डिलीट हो जाएगा। यही पॉइंट बोलते हैं मैक्सिमम रैम में कब तक रहेगा, जब तक पावर सप्लाई आ रही है। जरूरी नहीं है कि पावर सप्लाई आती रहेगी तो डेटा रुका रहेगा, काम खत्म डेटा खत्म। क्योंकि ऐसे तो एक कंप्यूटर चलेगा, शाम को शट डाउन करूंगा तो पूरे दिन की फाइलें पड़ी रहेंगी रैम के अंदर, ऐसे तो ऐसा नहीं होगा। तो वो पॉइंट मैक्सिमम वाला था जो आपसे कहा जाता। अब इस बात को मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ। मैं इस पूरे में से सिर्फ रैम को बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब इस रैम के अंदर हमारे ब्लॉक्स होते हैं, इसमें ड्राइव नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, हमारे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। कितने खाने बनेंगे, खाने का साइज कितना होगा, ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा फाइल सिस्टम है। FAT32 है, NTFS है, या आप विंडोज की जगह लिनक्स चलाते हैं, लिनक्स में रेड हैट है, उबंटू है, मैकबुक चला रहे हैं। तो इन बातों पर डिपेंड करता है ये जो ब्लॉक्स जो मैं बना रहा हूँ इनका साइज कितना होगा। रैम के अंदर ऐसा होता है। आप बोलोगे सर रैम को हम देखते हैं तो दिखता नहीं है, तो हार्ड डिस्क में दिख जाता डेटा आपको, ऐसे देखोगे तो। एक टीवी का हार्ड डिस्क है, ऐसा आंखों से देखो दिख जाएगा डेटा उसमें? नहीं दिखेगा ना। ऐसे ही इसमें नहीं दिखेगा। तो फिजिकल कॉन्सेप्ट थोड़ी देखा जो दिख जाएगा आपको। तो रैम के अंदर ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। अब आपने लिखा अपने प्रोग्राम में x = 10, तो अब क्या होगा, हमारा इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा कि मुझे 10 को मेमोरी में स्टोर करना है। मेमोरी शब्द जब मैं बोलूंगा इसका मतलब रैम से है, हार्ड डिस्क से नहीं है। ठीक है। तो इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा कि मुझे 10 को मेमोरी में स्टोर करना है, मुझे स्पेस अवेलेबल करा कर दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जाएगा और देखेगा कि कहाँ पर कौन सा ब्लॉक खाली है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला ब्लॉक खाली है। इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक को लॉक कर दिया गया या इसको रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए? 10 के लिए, कि 10 आप यहाँ बैठो। 10 को यहाँ पर स्टोर कर दिया गया। अब इस तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे और बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको मैनेज करना पड़ रहा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बात की पहचान कैसे होगी कि मैं किसको कहां पर रख कर आया हूं? एड्रेस। तो हर ब्लॉक का क्या होता है? एड्रेस होता है। जैसे आपका एड्रेस है A52, या आपकी बिल्डिंग का एड्रेस होगा सेक्टर, सोसाइटी। ऐसे ही रैम के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनका एड्रेस होता है। तो मान के चल लेते हैं 1000 एड्रेस है इसका। ठीक है। अब इंटरप्रेटर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर कहा कि मेरे पास एक्स भी है, इसको भी जगह चाहिए, इसको भी स्टोर करना है। तो कोई एक और ब्लॉक मिला खाली जहां पर हमने क्या करा, एक्स को स्टोर करा लिया। मान लेते हैं वो ये है, पता नहीं क्या होगा बट एक मान लेते हैं वो ये ब्लॉक है। अब यहाँ पर एक्स को स्टोर नहीं करेंगे, फिर किसे स्टोर करोगे? जो 10 का एड्रेस है वो यहाँ स्टोर कर देंगे, ऐसे कर। और ये जो मेमोरी है इसका अपना एक एड्रेस होगा, लेट अस सपोज 2000। और इस मेमोरी का नाम एक्स कर देंगे, यानी एक्स इस मेमोरी का नाम कर देंगे। तो अब जब मैं अपने प्रोग्राम में x = 10 लिखूंगा तो दो मेमोरी एलोकेशन होंगे। पहला 10 के लिए, 10 को कहीं एक रैम के अंदर ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाएगा। दूसरा, 10 जहां पर आया है उसका जो एड्रेस है उसको भी कहीं स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए 10 का एड्रेस 1000 था, तो एक और मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करवाएंगे जिसमें हम 1000 को स्टोर करेंगे। और वो मेमोरी एड्रेस जहां पर ये 1000 स्टोर हुआ है उसका नाम हम एक्स रख देंगे। तो जो एक्स हो गया वो हमारा इस मेमोरी एरिया का नाम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि वेरिएबल मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी का एक नाम होता है। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी। तो जो ऑथर्स ये बुक में लिख रहे हैं तो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। ठीक है। तो अब इस पूरी पिक्चर को अगर मैं शॉर्ट करके बाहर निकाल लूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये एक मेमोरी ब्लॉक था,
जहां पे 10 रखा हुआ है, और ये मेरा दूसरा मेमोरी ब्लॉक है जिसका नाम एक्स है, और एक्स के पास एड्रेस है 10 का। तो मतलब एक्स क्या कर रहा है, 10 को रेफर कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये पिक्चर है। तो फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे कहा जाए ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे बनानी हो, तो देखो जो मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू ए वेरिएबल इज ए रेफरेंस और पॉइंटर टू ए वैल्यू। वेरिएबल क्या है, एक रेफरेंस है या पॉइंटर है किसी वैल्यू का। पॉइंटर का मतलब जो किसी को पॉइंट करे, है ना। तो एक्स क्या कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए अभी जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं अपना ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब आपकी जॉब नहीं लगी, तो आपको क्या ढूंढना होगा, एक रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस का काम क्या होगा, आपको उस जगह पहुंचाना जहां पर इंटरव्यू चल रहा है, आपकी जॉब लगवा देना। यानी रेफरेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, माध्यम, जरिया, जिसके थ्रू मैं कहीं पहुंचूंगा उसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेफरेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यम या जरिया। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास प्रोग्राम में 10 है और आगे के प्रोग्राम में मुझे 10 तक पहुंचना है, तो इस 10 तक पहुंचाने का माध्यम या जरिया कौन है, एक्स। एक्स कौन है, एक वेरिएबल। तो इसी को तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब हम सब जानते हैं, बस शब्दों में लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए वेरिएबल इज ए रेफरेंस। वेरिएबल एक जरिया, एक माध्यम है, कहाँ जाने का, एक वैल्यू के पास जाने का। ठीक है, तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि कितनी मेमोरी हमारी रिजर्व होती है, मेमोरी कितनी रिजर्व होती है, ये जो मेमोरी है ये कितनी बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, साइज डायनेमिक होता है, सी में क्या होता था, फिक्स होता था कि 2 बाइट्स मेमोरी रिजर्व होगी या 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। आप जितना बड़ी वैल्यू लिखेंगे उतनी रैम में जगह आपको दे दी जाती है। ठीक है, इस कहानी को मैं दोबारा बताऊं, सी में क्या होता था, ये जो वैल्यू है, मान के चलो पिक्चर कुछ ऐसी है। अब आपने क्या करा, 10 की जगह पर एक बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर दी। बात ना करो यार आपस में, हो गई बात जो होनी थी, अब खत्म कर दो उसे। आपकी जो वैल्यू थी वो 10 ना होकर इतनी बड़ी वैल्यू है। अब अगर ये इतनी बड़ी वैल्यू है, तो हो सकता है रैम का जो ब्लॉक साइज है वो छोटा पड़ जाए, इसमें पूरी वैल्यू आई ना। तो हो सकता है आपको 2 रैम के ब्लॉक साइज लगे, 3 लगे, 4 लगे, हो सकता है। तो अब सी वाले, जावा वाले क्या करते थे, लिमिट लगा देते थे कि भाई अगर कोई वैल्यू इंटीजर है तो उसकी एक रेंज है, -32 7 6 8 से लेकर +32 7 6 7। इंटीजर की वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती और इससे बड़ी नहीं हो सकती। और उन्होंने इस पर एक मेमोरी का यूनिट लिख दिया, 2 बाइट्स, कि हमारा रैम में सिर्फ 2 बाइट्स मेमोरी का यूज होगा इंटीजर को स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास इंटीजर इतना है कि वो इससे बड़ा है, तो वो 2 बाइट्स में आएगा ही नहीं, फिर वो 4 बाइट्स या 5 बाइट्स में आएगा। तो पाइथन में, या पाइथन की बात ना करें, जावा में, सी में एरर आ जाएगी अगर आप इससे बड़ी वैल्यू को लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा, फिक्स कर दिया है कि इंटीजर इससे बड़ा होगा ही नहीं। पाइथन ने क्या करा, इस लिमिट को हटा दिया और आपसे कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि कितना पाइथन का इंटीजर होगा, आप जितनी बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं उतना आपका हो जाएगा। तो पाइथन के अंदर कोई आपसे पूछे कि इंटीजर की रेंज क्या होती है, फ्लोट की रेंज क्या होती है, तो सी में सब की होती है, जावा में सब की होती है, पाइथन में इन सब की कोई रेंज नहीं होती, क्योंकि पाइथन में ये सब डायनेमिक होते हैं हमारे। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ।
इन पाइथन ऑल वैल्यूज, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, या कोई भी हो, आर डायनेमिकली एलोकेटेड, डायनेमिकली allocated. Hence, there is no standard fixed size. ठीक है, तो जब हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करेंगे तो ये दो पॉइंट आपको आने चाहिए। अब इस थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। अब कोई हमसे बोलेगा कि सर हम उस एड्रेस को देख सकते हैं जहां पर हमने अपनी वैल्यू को स्टोर करा होगा। आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 10 है, अब मुझे पता करना है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो 10 को रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी तब तक के लिए जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्राम में जितनी वैल्यूज को मेमोरी एलोकेट करी गई थी वो सब फ्री कर दी जाएगी और प्रोग्राम चलाओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि प्रोग्राम चला, कंप्लीट हो गया और प्रोग्राम से जितनी वैल्यूज थी वो रैम में रखी रह गई। क्या करेंगे रैम में रखकर उसके लिए, है ना? तो प्रोग्राम कंप्लीट होते ही, प्रोग्राम का टर्मिनेशन होते ही उस प्रोग्राम से जितनी भी मेमोरी लोकेट हुई होगी रैम के अंदर वो फ्री कर दी जाती है और प्रोग्राम की जो फाइल है वो परमानेंट आपका हार्ड डिस्क में स्टोर रहती ही रहती है। ठीक है, तो अब जब हम किसी वैल्यू का साइज पता करना चाहते हैं या पहले एड्रेस पता करना चाहते हैं तो आईडी नाम का एक फंक्शन होता है। आईडी फंक्शन कह रहा है कि मैं रैम में 10 को कहां पर जगह मिली है उसका वर्चुअल एड्रेस ला कर दूंगा। वर्चुअल एड्रेस का मतलब है एक्चुअल एड्रेस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम में क्या एड्रेस बना था वो आपको नहीं बता सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी एड्रेस बना होगा इसका रैम में, उस एड्रेस को मॉडिफाई करके एक वर्चुअल एड्रेस बनाया जाता है और वो वर्चुअल एड्रेस आपको दे दिया जाता है। अब आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आउटपुट में, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर पे 10 के लिए ये मेमोरी लोकेशन हमारा हुआ है। अब माइट भी आपके में अलग आ जाए और माइट भी सेम आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ये वर्चुअल एड्रेस है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 10 कर दिया होता, ठीक है, और उसके बाद मैं गेट करूं तो हमने कहा एक ही बात है, 10 का एड्रेस ये आ गया। और सर x का एड्रेस निकालना हो तो आईडी ऑफ x। तो जब आप वेरिएबल का एड्रेस निकालते हैं तो उस पिक्चर को मैं वापस लेकर आता हूं। तो जब आप 10 से कहेंगे आईडी लगाकर तो ये अपना एड्रेस ये वाला दे रहा है, मान के चलते हैं ये वाला एड्रेस आ रहा है। ठीक है, जब मैं एक्स पर आईडी लगाऊंगा तो एक्स अपना एड्रेस नहीं देता, ये नहीं देगा। एक्स क्या करेगा, जिसको रेफर कर रहा था उसी का एड्रेस दे देगा। यानी कि जब मैं आईडी फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ यूज करता हूं तो उस वेरिएबल का अपना जो निजी एड्रेस होगा रैम में वो नहीं मिलेगा, वो अभी भी उसी वैल्यू का एड्रेस मिलेगा जिस वैल्यू को ये वेरिएबल रेफर कर रहा था। तो x किस वैल्यू को रेफर कर रहा है, 10 को। तो 10 का जो एड्रेस आपने निकाला है अभी भी आपको 10 का ही एड्रेस मिलेगा। x का अपना एड्रेस है लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या है क्योंकि आपको 10 में इंटरेस्ट है। तो पाइथन में अगर किसी वैल्यू का एड्रेस पता करना हो रैम में
तो आईडी फंक्शन से आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी मयंक बताइए। Hello, sir. Sir, is there any way we can find the address of X? So in Python, there is a security concern. You can never find the address of a variable. जब भी आप किसी वेरिएबल का साथ आईडी फंक्शन लगाएंगे, इट ऑलवेज रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा करने की वजह सिर्फ एक सिक्योरिटी कंसर्न है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऐसा करा था, तो वहां पर क्या होता था, चैलेंज आने शुरू हो गए थे। आप किसी वैल्यू के पास एड्रेस लेके जा रहे थे और आप उस मेमोरी पर कुछ काम कर रहे थे, किसी और को उसका एड्रेस पता था, कोई और आया और उस वैल्यू को मॉडिफाई करके चला गया। आप उस वैल्यू का यूज करके एक ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन दूसरा आ गया और उसने उस वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। तो सी में ये चैलेंजेस हमारे हुआ करते थे। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने ये हमें अलाउ नहीं करा है कि हम किसी तरह से इसका एड्रेस देख पाए। इसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा, इंटरप्रेटर के पास होगा, और इंटरप्रेटर हमें कभी वापस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। एक और पॉइंट कि पाइथन के अंदर जब भी किसी वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, तो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट सिंपली मींस एज ए प्रोग्रामर you need not to declare data type of a variable like this, int x equal to 10. In C language, you need to write like this statement, int x equal to 10. But in Python language, you simply need to write x equal to 10. Last class हमने ऐसा डिस्कस किया था। सर हमें अभी तक ये प्रूफ नहीं मिला है कि पाइथन में डेटा टाइप होते ही हैं। सिर्फ आपने बताया है कि ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना हो वो इंटीजर होता है, ऐसा नंबर जिसमें दशमलव लग जाए वो हमारा फ्लोट होता है। कहीं लिखकर प्रैक्टिकली प्रूफ हो सकता है इस बात को? ऐसा बस आपने बताया है। प्रोग्राम कोई ऐसा बनाया जा सकता है जिससे हम ये प्रूफ कर पाए हाँ ये सब पाइथन में होता है? आंसर इज यस। सो कैसे करेंगे? सो वी आर हैविंग वन मोर फंक्शन, टाइप। इन टाइप फंक्शन अगर मैं कोई वैल्यू पास करता हूं, सो इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू। अब मैं उसको क्या करता हूं, सीधा प्रिंट करा लेता हूं। तो आप देखेंगे कि 10 का टाइप क्या आ रहा है हमारा, क्लास इंट। अब क्लास वर्ड को अभी के लिए आप इग्नोर कर दीजिए कि अभी हमने क्लास को नहीं समझना है। अभी इस वाले को फोकस करते हैं। हाँ सर ऐसा आप कुछ बोलते थे, अब कुछ पहली बार हमने लिखा हुआ देखा है आउटपुट में। हाँ, आई एन टी इंट नाम से पाइथन में होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वैल्यू जो फ्रैक्शन के साथ है उसको फ्लोट कहते हैं, तो इस बार आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हाँ सर कहते हैं। कोई वैल्यू जो आप स्ट्रिंग में लिखते हैं, स्ट्रिंग में तो आप कहते हैं, लिखते डबल कोट्स में है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, आपने कहा ये स्ट्रिंग है, चेक कर लेते हैं है। फिर आपने कहा कि स्ट्रिंग को 4 तरह से लिखते हैं। अब आप वो सारी चीजें जो मैंने सिर्फ बोली थी, आप उनको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिंगल कोट से भी आप अगर कुछ लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होता है। इसी तरह से ट्रिपल कोट से आप अगर कुछ लिखते हैं तो वो भी स्ट्रिंग था। इसी तरह से ट्रू फॉल्स के लिए मैंने बुलियन टाइप बताया था। तो अगर आप यहाँ बुलियन टाइप ट्रू लिखते हैं तो इसका डेटा टाइप बुलियन आएगा। बूल नाम से डेटा टाइप होता है, प्रोनाउंसिएशन बुलियन है लेकिन टाइप आता है इसका हमारा बूल। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये समझ में आ गया। अब अगेन अगर आप ये कहें कि सर व्हाट विल हैपन इफ आई राइट टाइप ऑफ एक्स, जो वेरिएबल है उसका अपना टाइप क्या है? तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल का अपना टाइप वही होता है जो उस वैल्यू का टाइप है जिसको वो रेफर कर रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाइथन में किसी वेरिएबल का टाइप अपना होता ही नहीं है। जब आप उससे उसका टाइप पूछते हैं तो वो अपनी वैल्यू का ही टाइप बताता है जिसको वो रेफर कर रहा है।
ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल है एक्स, इसका अपना कोई डेटा टाइप नहीं है, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि ये रेफरेंस टाइप है, कि ये एक रेफरेंस टाइप होता है। ठीक है, तो इसका अपना कोई टाइप नहीं है, ये जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है, अगर आपने टाइप इसके साथ लगा दिया तो वो इसी का टाइप बताएगा। ठीक है, तो आईडी और टाइप ये दोनों के दोनों हमारा एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी फंक्शन की बात करूं, आईडी फंक्शन अगर किसी वैल्यू के साथ आप लगाएंगे, इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू, जो आपने वैल्यू दी है उसका वर्चुअल एड्रेस वापस करता है। और अगर आप आईडी फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं, इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाय गिवन वेरिएबल। तो अगर आप आईडी फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं, सो इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ वैल्यू। इन बोथ केसेस आईडी फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एड्रेस ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाय गिवन वेरिएबल। जो वेरिएबल आपने यहाँ लिखा है वो जिसको रेफर कर रहा है वैल्यू को, उसी का एड्रेस मिलेगा। सेम टाइप फंक्शन जो हमने पढ़ा, टाइप फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ गिवन वैल्यू। और अगर आप टाइप फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, इट रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाय गिवन वेरिएबल। फाइन। डेली घर पे जाके एक प्रैक्टिस करिए, एक अच्छी हैबिट बनेगी। जो नोट्स आप अपने बना रहे हैं उसके लास्ट के 2 या 3 पेज पर लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऐसे करके अपना बना लें, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन हमने पाइथन की लाइफ में क्या पढ़ा, प्रिंट। नाम नाम लिख लो बस, है ना, क्योंकि डिटेल में तो आप अपने नोट्स बना रहे हो, लिख ही रहे हो। दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा हेल्प। तीसरा अभी निकल कर आया आईडी फंक्शन। चौथा टाइप फंक्शन। तो इस तरह से अपने नोट्स के लास्ट 2 पेज पर इस तरह से लिस्ट ऑफ फंक्शंस डेली जो पढ़ते जा रहे हो वहां पर एंटर करते चले जाओ। इससे क्या होगा, किसी भी टाइम आपको क्विक रिवीजन करना होगा तो आप लास्ट वाले पेज को ओपन करके पहले इन फंक्शंस के बारे में सुनेंगे कि क्या क्या थे, फिर आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा किससे क्या होता है, किससे क्या होता है, किससे क्या होता है। सर कितने हैं, गिनती नहीं पूछनी है कितने हैं, जब तक बैच चल रहा है तब तक ये लिस्ट बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कई हजार में मिलेगी आपको। हमें कई हजार नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितने पढ़ने हैं वो बैच के जब तक खत्म होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अभी हमने 4 पढ़े हैं तो मैंने शुरू में याद दिला दिया। ऐसा नहीं था कि मैं बीच में आपको याद दिलाता फिर कहते सर अब तो बहुत देर हो गई, अब कहाँ तक ढूंढेंगे। अभी कोई देर नहीं, सिर्फ चौथा ही फंक्शन पढ़ा भी हमने। हर फंक्शन से काम क्या हो रहा है वो मैं लिख भी रहा हूँ, और कहीं अगर मैं नहीं लिखूंगा तो बोल तो रहा ही हूँ, आपको रिकॉर्डिंग सुननी है और अपने नोट्स में लिख लेना है। चलिए, अब वेरिएबल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
मतलब एक छोटा सा टॉपिक वेरिएबल जिसको हम कॉलेज लाइफ में 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, दूसरी क्लास चल रही है अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब पाइथन में ये कहा गया कि अगर कोई भी वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में आपने स्टोर करी है वो सेम है, जैसे एक्स में 10 रखा, वाई में 10 रखा, जेड को छोड़ देते हैं, एक्स में 10 रखा, वाई में 10 रखा। अब देखो आपको एक्स और वाई के थ्रू 10 मिलेगा। एज ए प्रोग्रामर आपका काम एक्स के थ्रू हो रहा है, वाई के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचना चाहें कि बैकएंड में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हुआ होगा, ये पाइथन में इंटरेस्टिंग है, सी में थोड़ा अलग है। अगर हम सी और जावा पढ़ रहे होते तो 10 को मेमोरी में 2 बार लाया गया होता। मेमोरी शब्द का मतलब रैम से होता है, मैं रैम शब्द नहीं बोलूंगा, मेमोरी शब्द बोलूंगा, क्योंकि आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, कोई बुक पढ़ेंगे तो रैम शब्द कोई नहीं बोलता है, सब मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सी में जब हम 10 को अपने प्रोग्राम में 2 अलग अलग वेरिएबल को असाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मेमोरी लोकेशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पाइथन की पिक्चर देखी तो ये 10 है और एक्स इसको रेफर कर रहा होगा, मतलब 10 का एड्रेस एक्स के पास होगा, और वाई को भी इसी 10 का एड्रेस दे दिया जाएगा। दैट मीन्स ये वाई भी क्या कर रहा होगा, इसी को रेफर कर रहा। अब देखो आउटपुट देखकर इस बात को क्या पता चल रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो आप प्रैक्टिकली सामने वाले को कैसे समझा पाएंगे कि कौन सा वाला मेमोरी व्यू सही होगा, फर्स्ट व्यू सही है या सेकंड व्यू सही है। मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट व्यू सही है। अब आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना है कि सर पहला वाला व्यू सही होगा। क्या तरीका हो सकता है इसको प्रूव करने का? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब मैं एड्रेस निकालता हूं आईडी फंक्शन का यूज करके किसी वेरिएबल का, तो वेरिएबल अपना एड्रेस नहीं देता है, वो उस वैल्यू का एड्रेस देता है जिसको वो रेफर कर रहा था। दैट मीन्स एक्स के साथ जब मैं आईडी लगाऊंगा तो एक्स अपनी वैल्यू का एड्रेस दे देगा जहां पर 10 रखा हुआ है। अब मैंने वाई से भी कहा भाई आप भी एड्रेस दो, तो जब हम आईडी को वाई के साथ लगाएंगे तो सेम मैनर में वाई अपना एड्रेस ना देकर अपनी वैल्यू का एड्रेस दे देगा। अब अगर ये दोनों सेम आए तो फर्स्ट वन सही है, और अगर ये दोनों अलग अलग आए तो सेकंड वन सही है। प्रैक्टिकली आप आईडी फंक्शन से ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसा आ रहा है, दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है, इसका मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सही होता है, ये गलत है। ये गलत कंप्यूटर साइंस में नहीं है, पाइथन में गलत है। ये सी में सही है, सी प्लस प्लस में यही होगा, जावा में यही होगा। अब सोच कर देखो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, इमेजिन करना सिचुएशन है ना। एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुझे एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया जिसमें 1 लाख स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है। मुझे 1 लाख बैरल बनाने हैं, A1, A2, ए 1 लाख। अब अगर मैं आपसे कहूं A1 की वैल्यू क्या हो सकती है, एज है ये, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एज है, क्या हो सकती है? गैस करना आसान है भाई, 5 साल का तो होगा नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो। मान लो पहले साल से ही उसने एडमिशन ले लिया, पहली क्लास में, नर्सरी केजी करे ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते 13 साल का तो हो ही गया होगा। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, मतलब 15 साल का तो कम से कम हो गई यूनिवर्सिटी पहुंचा है। और कितना हो सकता है, हमने कहा पढ़ने की कोई एज नहीं है सरकार की तरफ से, 80 साल मान लो, 100 साल मान लो, इससे ज्यादा तो आप इंसान चल ही नहीं रहे, है ना। तो अब मान लो किसी की एज 20 है, तो अब ये बताओ मुझे, क्या उन 1 लाख स्टूडेंट में कुछ और स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज 20 हो? ऐसे कम से कम 10,000 होंगे, बिल्कुल होंगे ऐसे 10,000 जिनकी एज 20 होगी। इसका मतलब 20
मैं अपने प्रोग्राम में 10,000 बार लिखूंगा। अगर ये सी का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम या जावा का प्रोग्राम हुआ, तो ये क्या करेगा, 20 को 10,000 अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर ये प्रोग्राम पाइथन का हुआ तो 20 मेमोरी में एक बार आएगा बस, और उसी 20 का एड्रेस बाकी सब रेफरेंस को दे दिया जाएगा। सोचो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कितना हो गया हमारा। तो मेमोरी का खेल तभी आपको समझ में आएगा जब आप मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के साथ कहीं जा रहे हो, तभी आपको समझ में आता है कि मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। आप 4-4 लाइन का प्रोग्राम बनाकर टॉपिक पढ़ लोगे, आपको कभी फील ही नहीं आएगा कि मेमोरी में जो हो रहा है होने तो, क्या करना हमारे लिए, हमारा काम तो हो ही गया, आउटपुट तो आ ही गया। लेकिन उस आउटपुट को लाने में कितना मेमोरी कंजप्शन हुआ ये नहीं देखोगे। मेमोरी की कॉस्ट होती है सर्वर पे। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सर्वर पे होस्ट करते हो तो उसका चार्ज लिया जाता है, और वो चार्ज किससे डिसाइड होता है कि कितना स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, तो अब सर ये तो हम जानते हैं, जियो का प्लान खरीदोगे, एयरटेल का प्लान खरीदोगे तो वो डेटा के हिसाब से ही आता है। सस्ते वाले में कम डेटा मिलेगा, महंगे वाले में ज्यादा डेटा मिलेगा। सारा खेल स्पेस का है, डेटा का है ना। चलो, तो अब यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर मेरे प्रोग्राम में कई बार वैल्यूज लिखी गई हैं अलग अलग वेरिएबल के लिए, तो मेमोरी में वो उतनी बार नहीं आती, मेमोरी में एक ही बार आती हैं। प्रैक्टिकली हमने प्रूफ देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, प्रैक्टिकली दिख भी रहा है ना, माननी पड़ेगी, ऐसे करके चल रहा है। अब एक्स कह रहा है मैं अपनी वैल्यू बदलूंगा। अब यहां से क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर एक्स ये कहे कि मैं अपनी वैल्यू बदलूंगा, मैं तो वेरिएबल हूं, 10 से 20 करूंगा, तो अब यहां पर अगर हम 10 को इरेज करके 20 लिख दें, तो फिर बाई वाला क्या बोलेगा, मुझे 20 तो नहीं चाहिए था, मुझे तो 10 ही चाहिए था, मैं क्या करूंगा 20 का। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे पाइथन वाले। चलो माना स्मार्टनेस दिखा दी पाइथन ने, और एक ही बार वैल्यू लेकर आए और सारे वेरिएबल को वही दे दी, लेकिन अगर किसी ने चेंज कर दी तो कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमने कहा चलो इसको भी समझते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो पाइथन ने क्या करा, जितना हम और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने पाइथन बनाई वो भी जानते ही होंगे सारी बातें, और हमसे ज्यादा ही सोच पा रहे होंगे इन चीजों को लेकर, है ना। तो जब अगर किसी वेरिएबल ने अपनी वैल्यू बदली, तो इस वैल्यू को नहीं बदलेंगे। इस वैल्यू को उन्होंने एक लेबल लगा दिया पत्थर की लकीर का, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनमॉडिफाइबल, जो ना बदले, अनमॉडिफाइएबल। तो पाइथन में क्या करा गया, जितनी भी वैल्यूज होती हैं इंटीजर, जितनी भी तो नहीं कह सकते, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, अभी हमने इन चार को पढ़ा है, अभी हम इन चार की गारंटी लेते हैं, पूरी पाइथन की नहीं लेते। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी कैसी होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, जो बदलती नहीं है, एक बार मेमोरी में आ गई, अब ये मेमोरी डिलीट ही होगी। इस मेमोरी पे कोई बदल नहीं सकते आप, ना इसमें जोड़ सकते हो कुछ, ना इसको हटाकर कोई दूसरे को बिठा सकते हो। एक बार जो मेमोरी में लिख गया वो परमानेंट हो गया, अब डिलीट कर दो, मेमोरी फ्री कर दो, बस तभी एक ऑप्शन है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो फिर ये एरर आ जानी चाहिए, एक्स अपनी वैल्यू बदलेगा नहीं। हमने कहा नहीं, इसको मना नहीं करना है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल का नेचर होता है बदलता है, क्या करे। अब जब x इक्वल 20 लिखा, तो हमने ऐसी मेमोरी देखनी शुरू कर दी जहां 20 पहले से बैठा हुआ था, और अगर ऐसी मिल गई तो x को हमने क्या करा, यहां से हटाकर उसी जगह पर रेफर करा दिया जहां पर ऑलरेडी 20 प्रेजेंट था। अब 20 अगर नहीं मिला तो बना देंगे, तो अब बनाएंगे, मतलब अब मजबूरी आ गई, अब बनाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स को दूसरी मेमोरी में 20 अवेलेबल करा देंगे, तो एक्स अब 20 को रेफर करेगा और इसका अलग एड्रेस होगा हमारा, और भाई अभी भी हमारा पुराना 10 को रेफर कर रहा है। तो इस तरह से जब हमारी वैल्यू बदलेगी
तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ही बदलेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करूं, मैंने फिर से एक्स प्रिंट कराया, 20 आना चाहिए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है, हमें तो वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन पीछे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है मेमोरी का, ये हम सीख रहे हैं बस, है ना। तो अब एक्स की वैल्यू 20 मिलेगी, वाई की वैल्यू 10 ही मिलेगी, एड्रेस चेक करना है, एक्स का एड्रेस इस बार अलग आना चाहिए, है ना, वाई का एड्रेस वही आएगा जो पहले आ रहा था। देखो, ये पहले एक्स का एड्रेस, वाई का एड्रेस, और दोनों को 10 है, एक्स की वैल्यू बदल गई, लेकिन एक्स उस जगह पर नहीं बदल रहा है जहां पर पहले था, उसको अलग मेमोरी को रेफर करने को कहा जा रहा है, वहां पर 20 बैठा होगा, और अभी बाई के पास वही है जो पहले था, बाई में कहीं कोई चेंज हमारा नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन में दो क्वेश्चन के आंसर आपस में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन, पाइथन में इंटीजर फ्लोट वैल्यूज इम्यूटेबल क्यों होती हैं, वो जिस मेमोरी में आ जाती हैं क्यों नहीं बदलती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या देंगे आप, तो इसका आंसर आप देंगे कि पाइथन ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि पाइथन को वो वैल्यू शेयर करवानी थी अलग अलग रेफरेंसेस में, अलग अलग वेरिएबल्स में। अब देखो, मैं वेरिएबल और रेफरेंस अब जब बोलूंगा इंटरचेंजेबली है, मैं रेफरेंस बोलूं आप वेरिएबल मानोगे, मैं वेरिएबल बोलूंगा आप उसको रेफरेंस मानेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, पाइथन के अंदर। तो वापस, क्यों करा पाइथन ने ऐसा, इसलिए करा क्योंकि पाइथन को क्या करना था, वो वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल से रेफर कराना था, और अगर उसको हम मॉडिफाई होने देते तो नुकसान ये हो जाता कि कोई भी आकर मॉडिफाई करेगा तो सबको चेंज मिलेगा, क्योंकि सब उसी को तो रेफर कर रहे हैं हमारे। तो अब सबको रेफर कैसे करवाएं, तो सबसे पहला रूल उन्होंने यही बनाया कि अगर हम एक वैल्यू को चार लोगों को रेफर करवाएंगे तो इसको पहले बदलने से रोकना होगा, सो डैट कि कोई एक बदले तो बाकियों को बदलाव ना मिले। ठीक है, तो इसलिए क्या करा गया, वैल्यू को बनाया गया इम्यूटेबल। अब जो बदलना चाहता है उसको कैसे मनाओगे, उससे क्या बोलेंगे कि आपको तो वैल्यू चाहिए थी, चाहे इस एड्रेस पे मिले चाहे दूसरे में मिले, आपको क्या मतलब इस बात से, तो अब उसको कैसे मनाएंगे, वो अपनी वैल्यू बदलेगा और उसको दूसरे एड्रेस पर उस वैल्यू को रखकर दे देंगे, और अगर वो वैल्यू पहले से कहीं पड़ी हुई है, कोई और रेफर कर रहा है, तो वही दे देंगे उसके लिए, उसको तो वैल्यू से मतलब है। वो ये थोड़ी कह रहा है वेरिएबल का मुझे नया मेमोरी बना कर दो, मुझे तो वैल्यू चाहिए बस। तो इस तरह से पाइथन ने क्या करा, वैल्यूज को इम्यूटेबल करा। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। अब देखो, मैं थोड़ा अपने आप को सेव कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाइथन में जितनी तरह की वैल्यूज होती हैं, अभी तक हमने चार को देखा है, आगे चलकर और भी मिलेंगी, लिस्ट वगैरह वैल्यू मिलेंगी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी पाइथन की सारी वैल्यूज हमारी इम्यूटेबल होती हैं, लेकिन ये चार जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी होती हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, वैल्यूज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनमॉडिफाइड, बिकॉज, बिकॉज में इसका आंसर मिलेगा कि क्यों होती हैं, पहला तो एक इंफॉर्मेशन आ गई कि होती हैं, अब आपको बताने की कोशिश करिए कि क्यों होती हैं। बिकॉज वैल्यूज आर शेयर टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ऑनलाइन कैंडिडेट, मेरा मानना है कि आज आपको जो वॉइस की क्लैरिटी है वो और दिन से अच्छी मिल रही होगी। आपका आप एक्सपीरियंस क्या है, एक बार मुझे बताइए, जैसे और दिन पढ़ते थे सेम, या उससे स्लो, या उससे फास्ट।
एक बार मुझे चैट में लिखकर बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर किसी को क्लैरिटी वॉइस में अभी भी नहीं मिल रही है, तो डेट मीन्स एक बार अपने एंड पर आप थोड़ा चेक कर लें, क्योंकि अगर मेरे एंड पर प्रॉब्लम होगा तो सभी को एक जैसा मिलेगा, है ना। अगर मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है तो जितने भी ऑनलाइन कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो सिचुएशन सबको एक जैसी ही होगी। ठीक है, चलिए प्रिंस आप एक बार अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपको वॉइस क्लियर नहीं मिल रही है। बाकी ओवरऑल रेस्पॉन्स ठीक है। चलिए, अब जाके हमारा वेरिएबल का चैप्टर खत्म हुआ है। लगभग हमने इस पर 2 से 2.5 घंटे डिस्कशन किया है, तब जाके चैप्टर खत्म हुआ है। इसकी वैल्यू कॉलेज लाइफ में 5 मिनट होती है बस, उससे ज्यादा टाइम हम देते ही नहीं कॉलेज लाइफ में। बहरहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का पर्पस होता है पाइथन में, अगर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब आप नंबरों पे कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो ऑपरेटर्स का आता है। ठीक है, अब थोड़ा चीजों को समझिए। जब हम ये कहते हैं पाइथन में प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, तो प्री डिफाइंड में एक तो आ गया कीवर्ड्स होते हैं। दूसरा हम पढ़ ही रहे हैं पहली क्लास से, फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद अभी आप लेकर आ गए ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, और भी चीजें हमने कहा हाँ और भी हो सकती हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि पाइथन की लाइब्रेरी में कोई भी चीज है, तो लाइब्रेरी का जो मतलब होता है वो ज्यादा बार सिर्फ फंक्शंस से हमारा होता है। ये जो फंक्शंस हैं ये हमारी पाइथन की लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं और जो ऑपरेटर्स हैं जनरली उनको लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं माना जाता, पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लेकिन उनको लाइब्रेरी नहीं कहते। ठीक है, लाइब्रेरी वो होती है जो आप भी बना सकते हो। आप कीवर्ड नहीं बना सकते, आप कोई ऑपरेटर नहीं बना सकते, आप अपने फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, या कोई भी चीज जो आप भी बना सकते हो सिर्फ उसको लाइब्रेरी कहते हैं। और कोई ऐसी चीज जो पाइथन का हिस्सा है लेकिन हम नहीं बना सकते, उसको लाइब्रेरी कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि पाइथन में प्री डिफाइंड चीजें क्या क्या हैं, पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं, पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं। तो लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ फंक्शन होगा फिलहाल के लिए। चलो तो फिलहाल हम ऑपरेटर की तरफ आ गए। अगेन आप कोई अपना नया ऑपरेटर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बारे में बताया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं बेसिक वाले हमारा, वो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। साथ में अगर हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो उसके लिए भी क्या आते हैं, हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करने हो तो भी ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ऑपरेटर्स देखने में क्या होते हैं, फंक्शन देखने में टेक्स्ट होता है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो देखने में क्या होते थे, हमने कहा टेक्स्ट होते थे, प्रिंट, PRINT,
उसमें कोई डिजिट कोई सिंबल तो आता नहीं था हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई आपसे बोले ऑपरेटर्स देखने में क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ऑपरेटर्स जनरली सिंबल्स होते हैं, लेकिन पाइथन में कुछ कीवर्ड्स को भी क्या बनाया गया है, ऑपरेटर बनाया गया है। ठीक है, तो हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जावा और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सी में जावा में मोस्टली सारे ऑपरेटर्स सिंबल सही दिखाए गए हैं, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं, जो मैंने 35 कीवर्ड्स बताए थे, उनमें से कुछ कीवर्ड ऑपरेटर बने हुए हैं, उनका काम ऑपरेटर वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर्स में, इन पाइथन ऑपरेटर्स आर symbols and keywords that perform mathematical comparison, logical searching, and other operations. In Python, operators are symbols and keywords. अब जब मैं लिखता हूँ सिंबल्स एंड कीवर्ड्स, तो पाइथन में अगर मान लो 50 सिंबल्स हैं, तो सारे के सारे ऑपरेटर नहीं है, उनमें से कुछ ही ऑपरेटर बने हैं। जब मैं कहता हूं कुछ कीवर्ड्स, तो यहाँ कीवर्ड्स का मतलब कुछ कीवर्ड से है, ना कि सारे के सारे कीवर्ड हमने क्या बना दिए हैं, ऑपरेटर बना दिए। इन जनरल ऑपरेटर्स आर सिंबल्स एंड कीवर्ड्स that perform mathematical comparison, logical searching and other operations on operands। किस पर करते हैं परफॉर्म, हमारा ऑपरेंड्स पर। सर ये ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंड। हाँ ये ज्यादा सही है और शायद यही सही है। तो क्या इन्होंने बोला, एक बार समझते हैं। तो हमें पूछना है ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर ऑपरेंड नहीं कहलाते, दो अलग शब्द हैं ये। डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट को डॉक्टर नहीं कह सकते, डॉक्टर को पेशेंट नहीं कह सकते। ठीक है, उसी तरह से ऑपरेटर और ऑपरेंड, इनका आपस में रिश्ता होता है जैसे डॉक्टर और पेशेंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा 2+3, इसमें जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जिसके लिए फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको ऑपरेंड कहते हैं। तो प्लस ने किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा, 2 और 3 पर, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स हैं। या चलो अभी के लिए मैं इनको कहता हूँ सर हमारे तो वैल्यू है ये, वैल्यूज मान लो, क्योंकि आपने अभी तक इनको वैल्यूज पढ़ा है। ठीक है, वैल्यूज है, भूल जाओ ऑपरेंड क्या होता है। अच्छा मैंने लिखा x+y, कर सकते हैं, तो प्लस फिर से ऑपरेटर, और एक्स और वाई सर वेरिएबल्स हैं, ऑपरेंड थोड़ा ना होते हैं। आपने इनको वेरिएबल्स पढ़ाया, हमने कहा ठीक है वेरिएबल्स मान लो। मैंने लिख दिया 2 × 3 + 3 × 4। अब इनको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ऐसे करके। प्लस कौन है, हमने कहा ऑपरेटर। ये कौन है अपने आप में, एक एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में अगर हम कुछ लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ब्रैकेट में लिखी चीज पाइथन में ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सप्रेशन ही कहलाती है, और भी 2-3 इसके नाम है, फिलहाल के लिए हम उसको एक्सप्रेशन मानते हैं। सर ये एक्सप्रेशन ऑपरेंट का है, हमने कहा किसी भी ऑपरेटर के साथ वैल्यू, वेरिएबल या जब एक्सप्रेशन का यूज होता है, तो उसी को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑपरेंट। ऑपरेंट क्या है, किसी वेरिएबल, किसी वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन का सिंगल नेम है, अगर हम उसको किसके साथ यूज कर रहे हैं, किसी ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल में प्लस ऑपरेटर लिया है, इस तरह के कई सारे ऑपरेटर हैं, किसी के साथ भी आप ऐसा कह सकते हो। तो इन शॉर्ट ऑपरेंट्स का मीनिंग होता है जिस पर ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेटर जिस पर ऑपरेशन करेगा वो हमारे ऑपरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बताओ डॉक्टर और पेशेंट वाली
कहानी में डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है? ऑपरेटर कौन कहलाएगा? डॉक्टर, जो ऑपरेशन करेगा। पेशेंट कौन है? जिस पर करेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ऑपरेटर्स जितने भी तरह के पाइथन में हो सकते हैं, उन सबको तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में पहले हमने डिवाइड किया हुआ है। और वो किस आधार पर तीन कैटेगरीज बनाई हैं? नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वी हैव अच्छा, मैं पहले लिख देता हूं, फिर इनको मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने की। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये कैटेगरी के नाम है ना, इस नाम से कोई ऑपरेटर नहीं है, इनकी कैटेगरीज हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। अब देखो इनको याद करने की आसान सी ट्रिक, आपको ये अभी तुरंत याद हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर का सीपीयू दो चीजें समझता है, 010101, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज यहां से यहां फ्लो हो रही है, साइड ए से साइड बी की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन बी से ए की तरफ फ्लो नहीं होगी, क्या बोलेंगे इसे? यूनी डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज दोनों तरफ फ्लो हो रही है, ए से बी की तरफ भी हो रही है, बी से ए की तरफ भी हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल। तो बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है सर, मेरा काम हो गया। बाइनरी नंबर में बी आई शब्द आता है, बी आई, बी बाई नहीं। बाई डायरेक्शनल में फिर से बी आई शब्द आता है। तो कंप्यूटर साइंस ने बी आई शब्द को दो के साइंस में यूज करना है। जब भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बी आई शब्द आएगा, वहां पर दो का साइंस आएगा। हम अभी दो वर्ड्स में बाई शब्द को ढूंढ रहे हैं। बाइनरी में बाई आता है, बाई डायरेक्शनल में बाई आता है। पता नहीं कंप्यूटर साइंस में ऐसे और भी कितने शब्द होंगे जिनकी शुरुआत बाई से होती है। जहां भी जिसकी शुरुआत बाई से होगी, वहां पर दो का साइंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। दो ऑपरेंड्स, सोचो मैंने लिख दिया 4 + 5। अब आपने सिर्फ 4 लिख कर छोड़ दिया, प्लस। अब बताओ ये +4 के साथ किसको जोड़े? दूसरा तो बताओ पहले। प्लस कैसा हो गया? बाइनरी कैटेगरी का एक ऑपरेटर हमारा हो गया वो। अच्छा ठीक है, इसी कहानी में देखो, आपने यूनिडायरेक्शनल की बात करी। आप एक और एग्जांपल लो, मान लीजिए किसी शॉप पर आप जाते हो, अब वहां पर आपने शर्ट परचेज करनी है। आपने शॉपकीपर से कहा यूनिक शर्ट दिखाओ, यूनिक शर्ट। तो यूनिक शर्ट का मतलब क्या है? ऐसी शर्ट दिखाओ जिसका एक ही पीस हो, जिसका दूसरा पीस ही ना बना हो, है ना। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है एक। यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन। तो जब यू एन आई, यूनी, यूनी शब्द कभी भी कंप्यूटर साइंस में आए, तो यूनी शब्द का मतलब क्या रहता है? एक से रहता है। यूनिक से बना यूनेरी, यूनिक से ही यूनेरी शब्द को बनाया गया है। तो यूनेरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, एक ही ऑपरेंड से काम हो जाएगा। कैसे, कौन करेगा, वो सब पढ़ेंगे अभी। अब
इसके तो नाम में ही काम है, टर्नरी मतलब तीन, टर्नरी मतलब तीन, तो इसको चाहिए तीन ऑपरेंड्स। तो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, तो यूनरी ऑपरेटर्स नीड वन ऑपरेंड ओनली, नीड टू ऑपरेंड्स, नीड थ्री ऑपरेंड्स। तो ये तो हो गया भाई मोटा मोटा कैटेगरीज। अब इन तीनों के अंदर फर्दर और सब कैटेगरीज हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनके अंदर क्या क्या है उस तरह से ना पढ़ाकर जो हम ज्यादा पढ़ते हैं उनको फोकस करके मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक है हमारा बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं पहले सब लिख देता हूं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, एटसेट्रा कर देते हैं, खत्म होगा नहीं, बहुत है। तो बेस्ड ऑन ऑपरेशंस कि ऑपरेशंस क्या क्या करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। इन्हीं में से कोई यूनरी है, इन्हीं में से कोई बाइनरी है, इन्हीं में से कोई टर्नरी है। चलो, तो इन्हीं में से कोई बनेगा यूनरी, इन्हीं में से किसी को बाइनरी बनाया गया, एंड सो ऑन। तो हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ब्रॉडर कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स ये है, और बेस्ड ऑन ऑपरेशंस कि कौन क्या करता है वो नाम ये रहे। शुरू करते हैं अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर 7 ऑपरेटर आते हैं, तो 7 डिफरेंट टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब मैं सीधा प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा उन सातों के नाम। तो पहला होता है हमारा अर्थमेटिक एडिशन। अर्थमेटिक एडिशन का सिंबल प्लस होता है, जैसे हमने कभी सुना है देखा है, वैसे ही पाइथन के अंदर भी प्लस सिंबल होता है जो अर्थमेटिक एडिशन वाला काम करता है। इसके दो ऑपरेंड्स होंगे, एक होगा लेफ्ट ऑपरेंड, एक होगा राइट ऑपरेंड। आप इसको लेफ्ट ऑपरेंड और इसको राइट ऑपरेंड कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड और ये सेकंड ऑपरेंड, तो जैसे आप चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट ज्यादातर यूज करते हैं। जो ऑपरेटर है बीच में रहेगा, एक ऑपरेंड लेफ्ट साइड में आएगा और एक हमारा राइट साइड में आएगा। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी कैटेगरी के होते हैं, ये बाइनरी कैटेगरी के हैं। तो इनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होंगे। मैं लिख दिया मान लीजिए 10 + 3,
मैथमेटिकली 10+3 का जो रिजल्ट आता है पाइथन के अंदर भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली 13 आना चाहिए, तो पाइथन में भी 13 ही आएगा। जब भी 2 नंबर का आपको अर्थमेटिक सम करना हो, आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक एडिशन इसको कहते हैं। क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स मैटर करता है? ऑर्डर, क्रम, किस क्रम में आप ऑपरेंड्स को लिखेंगे? ऑपरेटर तो बीच में रहेगा, क्या इनका क्रम बदलने से आउटपुट बदल जाएगा? हमने कहा ऐसा इस ऑपरेटर में तो नहीं है, लेकिन ऐसा बाकी ऑपरेटर में भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। आपको हर ऑपरेटर में इंडिविजुअली पढ़ना होगा कि किस क्रम में उनके ऑपरेंड्स लिखे जाते हैं। सिर्फ ऑपरेंड्स होना सफिशिएंट नहीं है, पहले किसको लगाना है बाद में किसको लगाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल तो कोई डिफरेंस नहीं है, अभी देखो दूसरे में ही आ जाएगा। मुझे 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। अब आप यहाँ नहीं कह सकते ऐसे कि सब पहले किसी को लगा दो बाद में किसी को लगा दो, आंसर बदल जाएगा इस बार। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, अब तीसरा देखो, प्रोडक्ट। 2 नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आसान मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का बुकिश जो वर्ड है, जो टर्म है, वो प्रोडक्ट होता है। हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कहते हैं ना, ज्यादातर बुक्स में प्रोडक्ट शब्द लिखा मिलता है। तो यहाँ भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे पहले आप 3 लिख दो बाद में 10 लिख दो। अब एक नया अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो सी जावा में नहीं अवेलेबल है। ये तीनों तो सी में भी है, जावा में भी है, ऑलमोस्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल ही जाएंगे आप। लेकिन अब जो चौथा अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन में तो है, बाकी सब में है ऐसा जरूरी नहीं है। और वो डबल एस्टेरिस्क सिंबल से दिखाया जाता है। ये पावर वाला काम करता है, लिख देता हूँ 10⁻³ तो इसका मतलब है 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 × 10 तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट होगा। अब सोचो, क्या आप ऐसा कहेंगे कि इनका ऑर्डर बदलने से डिफरेंस नहीं आएगा, पूरा मीनिंग बदल गया? इसका मतलब है 3⁻10 दैट मीन्स 3⁻10, 3 × 3 × 3 ऐसा 10 टाइम्स। अब जो रिजल्ट है वो कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो अगर पाइथन में कभी भी एक्स की पावर वाई को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको एक्स डबल एस्ट्रिक वाई, एक्स की पावर वाई का मैथमेटिकल नोटेशन हो गया एक्स डबल एस्ट्रिक वाई। एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब डिवीजन 10/3 तो इसका मतलब है 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना रिजल्ट आएगा? बच्चों की तरह करो, 10 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, 3 × 3 = 9। पढ़ते समय अपने आप को छोटा बच्चा मान लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और अपने आप को जैसे ही आपने बड़ा मान लिया वैसे ही आपने बहुत सारी चीजें सीखने से रह गए आप, क्योंकि आपने अपने आप को बड़ा मान लिया। तो आप सीखोगे नहीं, ईगो आ जाएगी, फिर हम तो बड़े हो गए, हमें ये नहीं आता। नहीं आता भाई, तभी तो यहाँ पर आए हो, अगर आता तो क्यों आते, है ना? तो 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, अब डिवाइड तो सर होगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाया, पॉइंट लगाया, 0। 3 × 3 = 9 सर, फिर ऐसे आएगा। तो सर ये खेल तो चलता ही रहेगा, ये खेल चलेगा। अब याद करो, मैंने कुछ बताया था, देखते हैं किसको याद आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद
पाइथन में कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ या फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो उसे फ्लोट कहते हैं। बताओ फ्लोट का एक्यूरेसी लेवल क्या बताया था मैंने? 14 प्लेसेस की एक्यूरेसी है। उसके बाद 15 और 16 प्लेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखते हैं तो ये कहाँ तक चलेगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ तक सबका आंसर यही आएगा। ये दोनों प्लेस आपके लैपटॉप में आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका 32 बिट है, 64 बिट है, AMD प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, कितनी कोर का प्रोसेसर है, विंडोज है, लिनक्स है, मैकबुक है। तो ये एन नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ तक की एक्यूरेसी लेकर चलते हैं कि इतना तो हर लैपटॉप पर हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डिवीजन को फ्रैक्शन में नहीं लाना, मैं डिवीजन को इंटीजर में रखना चाहता हूं, तो डबल स्लैश लगा। तो देखो अभी स्लैश को जब हम बोलेंगे तो अब ये एक नहीं है, दो हो गए ये। एक होता है बैक स्लैश और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। और हम दोनों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बैक स्लैश का यूज हमने कब किया था? बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश यू में। तो जब हम स्पेशल करेक्टर लिखते हैं स्ट्रिंग के, तो वहां पर बैक स्लैश, बैक मतलब पीछे की तरफ स्लैश होता है। फॉरवर्ड स्लैश जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में फॉरवर्ड स्लैश का यूज होता है। यहाँ पर ये वाला मत लगा देना, एरर आ जाएगी। और वहां पर ये मत लगा देना, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, आपका मीनिंग नहीं आएगा उसका कोई। ठीक है, तो जब हम स्लैश की बात करते हैं तो डिवीजन में फॉरवर्ड स्लैश का यूज होता है हमारा। ठीक है, अगर हमें अपने डिवीजन को फ्लोटिंग में लाना है तो एक बार फॉरवर्ड स्लैश से डिवीजन करते हैं। और अगर हम अपने रिजल्ट को इंटीजर में रखना चाहते हैं तो डबल फॉरवर्ड स्लैश भी एक डिवीजन होता है पाइथन के अंदर। आंसर सिर्फ कितना आएगा? ठीक है, तो अब हम हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि ये हमारा फ्लोटिंग डिवीजन है। लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म की बात करें तो इसे बोलते हैं ट्रू डिवीजन। अपनी भाषा भी लिख देते हैं, समझ में आती रहे। ये हो गया फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन शब्द ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल शब्द का नाम है ट्रू डिवीजन। जिसको हम अपनी भाषा में इंटीजर डिवीजन कह रहे थे, उसको हम ऑफिशियल शब्द में फ्लोर डिवीजन कहते हैं। अपनी भाषा भी लिख दी, इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। तो इंटरव्यू में पूछेंगे ट्रू डिवीजन फ्लोट डिवीजन में क्या डिफरेंस है। अब आप बोलोगे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, हमें तो पढ़ाया गया था फ्लोटिंग डिवीजन और इंटीजर डिवीजन। अब इनको क्यों कहते हैं ट्रू डिवीजन और फ्लोट डिवीजन? इनको रटने की जगह इनकी ट्रिक है याद करने की, इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रू माने क्या होता है? एकदम एक्चुअल, वास्तविक। जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो ट्रू, वही तो ट्रू वैल्यू है हमारी, एक्चुअल वैल्यू। एकदम सही, एकदम सही तो तब आएगा जब आपका दशमलव तक चले आगे, तब एक्यूरेट आएगा, है ना। फ्लोर, फ्लोर शब्द कहने का क्या मतलब था? हमने कहा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। कोई भी नंबर है, अब किसी भी नंबर को अगर मैं आपसे कहूं मुझे इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके कई तरीके होते हैं। एक है राउंड कर दो। राउंड में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू 0.5 या 0.5 से बड़ी है तो नेक्स्ट इंटीजर पे राउंड हो जाती है, यानी कि 5 हो जाएगा, 4.6 का भी 5 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू 0.5 से छोटी है, 4.4 है, तो राउंड होकर ये 4 हो जाएगी। ये तो आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो फ्यूल के लिए, या शॉपिंग करने जाते हो, या कहीं भी जाते हो, तो वो ये तरीका यूज करते हैं, है ना, राउंड करने का। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है किसी भी फ्लोट को इंटीजर में लाने का, कि आप उसकी फ्लोर वैल्यू या सील वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब सर फ्लोर और सीलिंग का मतलब क्या होता है? हमने कहा आसान भाषा में समझते हैं। फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। फ्लोर की हिंदी देखो,
फर्श होती है, और सीलिंग की वैल्यू क्या होती है? छत होती है। तो अब आप देखो फर्श कहाँ होता है? नीचे। और सीलिंग यानी कि सीलिंग फैन, छत पे लगने वाला पंखा, छत कहाँ होती है? ऊपर होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 3.3 की सीलिंग वैल्यू लो, सीलिंग वैल्यू हमेशा क्या आएगी इसकी? 4। सीलिंग माने नेक्स्ट वैल्यू, ऊपर की वैल्यू। ये मत देखो कि दशमलव के बाद क्या लिखा है, हम राउंड नहीं पढ़ रहे हैं, वो राउंड में आता है। अगर मैं सीलिंग वैल्यू किसी फ्लोट की निकालता हूं तो हमेशा वो नेक्स्ट इंटीजर में प्रमोट होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए। फ्लोर माने फर्श, फर्श कहाँ होता है? नीचे होता है। छत ऊपर होती है, फर्श नीचे होता है, तो नीचे वाला इंटीजर जाएगा। चाहे ये 3.9 है, चाहे ये 3.1 है, हमेशा इसका फ्लोर इंटीजर क्या बनेगा? 3 ही बनेगा। तो अब इसको फ्लोर डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक्चुअल डिवीजन आया है, अगर वो 3.9 भी आया है तो फ्लोर डिवीजन का आउटपुट क्या आएगा? 3 ही आएगा। करके देख, हमने कहा हाँ, करके देख लेते हैं, ये बात सही है। बताओ कोई ऐसा डिवीजन जो दशमलव के बाद 9 पर आए। 31 कर दें? 31/16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1.99 आएगा, है ना? 1.93 सम 5। अब आप बोलोगे सर आगे तक क्यों नहीं आया? अरे पूरा डिवाइड हो गया होगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्यों आगे 0 0 0 नहीं आएगा जबरदस्ती? अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर 1.9 का, अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है इसका फ्लोर डिवीजन लो, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसका रिजल्ट आना चाहिए फिर उसके हिसाब से 1। जबकि अगर ये राउंड होता तो 1.9 राउंड होकर कहाँ चला जाता? 2 पे चला जाता। राउंड नहीं हुआ है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर? फ्लोर डिवीजन। और ये होता है हमारा ट्रू डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर को क्यों फ्लोर कहते हैं वो समझ में आई गैस आपको आ गया होगा। ठीक है, अब एक और, तो इसका आउटपुट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। 1.9375 या जो भी आया होगा, और इसका आउटपुट आएगा सिंपली आखिरी। आखिरी यूज हम करते हैं ये चेक करने के लिए डिविजिबल है कि नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं 15 5 से डिविजिबल है या नहीं, यानी 15 5 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? आप बोलोगे आता है, 5 3 जा 15। अगर मैं आपसे कहूं कि 26 की टेबल में आता है, आप बोलोगे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। आता नहीं है। तो ये तो आपने आंखों में इमेजिन करके पहाड़े पढ़ के दिमाग में कर लिया। इस बात का कोड कैसे बनाओगे? इस बात का कोड कैसे बनाओगे कि 26 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो जब आप बोलोगे 26 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो मन में ऐसा आएगा। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 3.3333। कैसे पता करोगे कि डिवाइड हो गया नहीं? 3.33 से कैसे पता चला कि डिवाइड होगा कि नहीं हो गया? तो आपको क्या करना होता है, एक और डिवीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज मॉडुलो डिवीजन, या अपनी भाषा में से बोलें तो रिमाइंडर डिवीजन। मॉडुलो या रिमाइंडर डिवीजन। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर हमने लिखा 20, यहाँ लिख दिया 6, 6 3 जा 18। क्या बचा? अब इसे बोलते हैं गणित में क्वोशंट। QUOTIENT। क्वोशंट का मतलब होता है भागफल। इसी को हिंदी में बोलते हैं भागफल। इसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमेन बचा कुचा, रिमाइंडर शेष फल, जो शेष बच गया, रिमाइंडर शेष फल। तो कोई भी नंबर किसी से डिवाइड अगर पूरी तरह से हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 0 बचेगा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, 20 का रिमाइंडर 6 से ले लेता हूं। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 20 इज डिविजिबल बाई 6। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, चाहे कुछ भी आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, अगर वो 0 नहीं आया, दैट मीन्स डिविजिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि
वो डिविजिबल है बाई दिस नंबर और नॉट, तो उसके लिए हम रिमाइंडर या मॉडुलस सिंबल का यूज करते हैं। अब बताओ, अगर मुझे आपसे ये पूछना है कि इवन ऑड मुझे पता करना है, कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो कैसे पता करोगे? उसका 2 से डिवीजन करते हैं। अगर पूरी तरह से वो नंबर डिवाइड हो जाता है, नंबर इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स कि वो इवन है। नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स वो ऑड है। अब मैं ये थोड़ी करूंगा, क्या निकालूंगा? रिमाइंडर। तो अगर किसी भी का रिमाइंडर डिवीजन 2 से करें, अगर वो 0 आ जाए, दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, दैट मीन्स वो इवन है, नहीं तो ऑड है। तो 12 हमारा इवन नंबर है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे इनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो 7 तरह के हो गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर 4, और 3 तरह के डिवीजन, ट्रू डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन। चलिए फिलहाल आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का है, पूछना है पूछ सकते हैं।